हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 26 और 27 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और यहां पर हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं पिछले 2 दिन के, उन पर चर्चा करेंगे। कल चूंकि रविवार था और रविवार को संस्था ऑफ रहती है, इस वजह से क्लास चल नहीं पाई थी। आज यहाँ पर देखा जाए तो दोनों क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप भी, हम भी ख्याल रख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी तथा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो बहुप्रतीक्षित, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर यूपी आरओ का एग्जाम, ठीक है, यूपी आरओ का एग्जाम आने की संभावना, तो यहाँ पर देखा जाए संभवतः जुलाई या अगस्त में इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। आप लोग जो भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगे रहिए। पीसीएस की तैयारी, पीसीएस की परीक्षा देखा जाए तो 6 दिसंबर को है, उसके पहले एचईओ का एग्जाम होगा। आरओ का एग्जाम भी देखा जाए जो पीसीएस का एग्जाम है उसी के आसपास पढ़ने की संभावना है, या संभवतः जो दीपावली के आसपास या फिर दिसंबर में ये एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी खबर जिसका बहुत मैसेज आता है और डेली इसका मैसेज आता ही आता है आरओ का। तो आरओ के लिए आप लोग लगे रहिए। और आरओ के लिए हम लोग अच्छे से, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था, बहुत से सीरीज चलाई, रिवीजन सीरीज चलाई थी, बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला था। इस बार भी प्रयास करेंगे कि उससे बेहतर करने का प्रयास करें, उससे अच्छा करने का प्रयास करें, तो सारी चीज़ें की जाएंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जल महोत्सव 2026 के बारे में। यहाँ पर देखा जाए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की एक पहल है जल महोत्सव 2026। यहाँ पर देखें 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में जल महोत्सव 2026 आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जल संचय को जन भागीदारी, जल संचय से जन भागीदारी, इसका मुख्य उद्देश्य था। मतलब ये थीम लाइन आप समझ लीजिए, ठीक है, ये इसको थीम लाइन समझ लीजिए। क्या था? जल संचय से जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। ठीक है, जन आंदोलन बनाने के लिए देखा जाए जल महोत्सव 2026 आयोजित किया गया था। आगे चर्चा करते हैं, यहाँ पर गतिविधियां देखते हैं। तो जागरूकता अभियान, सामुदायिक सभाएं, स्कूल भागीदारी, तालाब सफाई और जल गुणवत्ता परीक्षण इसमें सम्मिलित था, इस दौरान किया गया। और ये आयोजन जो था, यहाँ पर देखा जाए जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो 8 मार्च का दिन होता है, इसको देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए 9 राज्यों ने एमओयू साइन कर स्थायी ग्रामीण पेयजल सेवाओं के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान यहाँ पर बात करें महोत्सव के समापन पर जल जीवन मिशन 2.0 के नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और ये पहल महिलाओं के जीवन में सुधार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से भी जुड़ा है। यहाँ पर देखा जाए जो 8 मार्च को इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं, ये पहल महिलाओं के जीवन में सुधार और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ था। चूंकि देखा जाए महिलाओं के जो 8 मार्च था, 8 मार्च से प्रारंभ हुआ था महिला दिवस के दिन, और यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन पर भी विशेष फोकस किया गया था इस दौरान। आगे यहाँ पर देखते हैं, फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ऊर्जा आपातकाल लगा है, किस देश में लगा है? तो फिलीपींस में लगा है। ठीक, देखते हैं, चर्चा करते हैं। फिलीपींस में राष्ट्रपति जो है फर्नांडो मार्कोस जूनियर, इनके द्वारा देखा जाए ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। कारण क्या है? कारण क्या बताया गया? जो पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता, सप्लाई चेन की बाधा और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव है, इसके कारण से देखा जाए तो यहाँ पर जो फिलीपींस है वहां पर ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिलीपींस में देखा जाए तो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्च 2026 में देखा जाए तो स्थिति तो लगभग लगभग हर जगह वैसे ही है। ठीक है, लेकिन अब फिलीपींस ने घोषित कर दिया है, आगे बहुत से देश घोषित करेंगे। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो जो लॉकडाउन जैसे तैयार होने के लिए बात कही गई थी कि लॉकडाउन जैसे तैयार रहना है, तो वो देखा जाए तो एक तरीके से आपको चीज़ों को लेके जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन की बाधा का असर भारत में भी दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस घोषणा से सरकार को समन्वित व प्रभावी उपाय लागू करने में मदद भी मिलेगी। यहाँ पर चर्चा करें ईंधन, खाद्य पदार्थ, दवाइयों और कृषि उत्पादों
की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष समिति का गठन भी किया गया फिलीपींस में, और ये आपातकाल 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यानी कि फिलीपींस में जो ऊर्जा आपातकाल लगा है वो कितने समय तक चलेगा, तो ये 1 साल तक लगा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहां पर बात करें जो निवेश मित्र 3.0 पोर्टल है, इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, निवेश मित्र जो पहल है, निवेश मित्र पोर्टल है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपकी मुख्य परीक्षा है, जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना। यहाँ पर बात करें, इसमें एआई आधारित चैटबॉट और रियल टाइम एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं भी सम्मिलित होंगी। साथ ही साथ देखा जाए तो साथ ही निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट्स स्कीम का भी शुभारंभ इसी दौरान किया गया। यहाँ पर बात करें, सरकार ने 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी और कई एलओसी के पात्रता प्रमाण पत्र भी इस दौरान वितरित किए। यानी कि 24 तारीख को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 2,781 करोड़ रुपए की सब्सिडी है उसको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा वितरित किया गया। और यहीं पर देखा जाए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट्स स्कीम, साथ ही साथ निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 का शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, एनएचएआई का हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च। यहां पर देखा जाए एनएचएआई का हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर चर्चा करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का शुभारंभ किया है। यह ट्रस्ट देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ और निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया भी इसके लिए मिली है। यहाँ पर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है, तो सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देना। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका देखा जाए मुद्रीकरण किया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें देखा जाए तो आम जनता भी निवेश कर सके। निवेश करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको देखा जाए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर देखा जाए उसको एक ट्रस्ट के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो सूचीबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसको कहां पर सूचीबद्ध किया गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध किया गया है। चलिए देखते हैं, सरकार ने 2014 के बाद 3 लाख करोड़ रुपए की रुकी परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया है। इसी के चलते यहां पर देखा जाए इस पहल से 8 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश जुटाने तथा आर्थिक विकास को गति मिलने की भी संभावना है। यानी कि जो ये पहल है यहां पर देखा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एनएचएआई का हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इसको सूचीबद्ध किया गया है। इससे होगा क्या, फायदा ये होगा कि यहाँ पर 8 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश जो है वो जुटाया जा सकता है, जिससे जो आर्थिक गति है वो और तेज होगी भारत की। आगे चलते हैं, विश्व मौसम दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट है यहाँ पर, ये 23 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया था, सॉरी विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 23 मार्च को। यहाँ पर चर्चा करते हैं, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च का दिन जो होता है इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर थीम क्या था, इसका थीम यहाँ पर याद रखिए, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। ठीक है, आज का अवलोकन कल की सुरक्षा इसका थीम था। देखा जाए तो यह दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में देखा जाए बनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पर WMO महासचिव सेलेस्टे साउल के अनुसार प्रत्येक मौसम पूर्वानुमान के पीछे लाखों अवलोकन होते हैं। यहाँ पर बात करें, यह दिवस मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन तथा जलवायु जागरूकता के महत्व को दर्शाता भी है। तो आपको याद रखना है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, ये थीम याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखेंगे तो दिवस से संबंधित सवालों की संख्या 4 थी। ठीक है, और इन 4 सवालों में देखा जाए तो 2 प्रकार के सवाल पूछे गए। एक तो क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछा गया कि क्रम से व्यवस्थित करें, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप आपसे पूछा गया कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। ये 2 टाइप के सवाल पूछे गए आपसे 2024
2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। इसके पहले जो टाइप पूछा जाता था वो डायरेक्ट पूछा जाता था, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते थे। इनडायरेक्ट में भी देखा जाए तो दो प्रकार था, पहला तो वन लाइनर होता था, दिवस पूछ लिया किस दिन मनाया जाता है, और दूसरा देखा जाए थीम बेस पूछा जाता था, थीम पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो ये दो प्रकार के सवाल पूछे जाते थे। तो आपको यहाँ से देखा जाए 3-4 प्रकार के टाइप आपको मिल गए, पहला, दूसरा, फिर उसके बाद देखा जाए तीसरा और चौथा, और यहीं पे एक पांचवा टाइप है जो दो कथन वाले होते हैं ना, कथन 1 और कथन 2, उस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में। तो आपको याद रखना है, जब भी आप दिवस याद करें तो ये चीजें आपको दिमाग में रखते हुए पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ते टाइम में जो पिछला पैटर्न रहा है उस पैटर्न को अपने माइंड में रखते हुए चलना है। सिर्फ हमको रटना नहीं है कि हम करंट अफेयर को रटते चले गए, रट के आप याद कर सकते हैं, आपको लगेगा इंस्टेंट में कि हाँ रट लिए हैं, याद हो गया, चीजें याद हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो वहीं पर गड़बड़ होता है, ठीक है। तो याद करते टाइम जब आप पीवाईक्यू उठा के देखे रहेंगे तो पीवाईक्यू कभी भी जब आप पीवाईक्यू पढ़ें तो आपको एक चीज याद रखना है, सिर्फ आप इस पर फोकस नहीं करेंगे कि आप 150 प्रश्न है तो उन 150 प्रश्नों में 120 प्लस 120 जो प्रश्न आए हुए हैं वो जीएस के हैं, और जो 30 प्रश्न आया हुआ है वो करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर तो पुराना हो जाता है, आगे उसका क्या काम है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। लोग करते यही है कि हम इसको नहीं देखते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन वाकई लेना है और प्रीलिम्स भी पास करना है, मुख्य परीक्षा भी पास करनी है, तो आपको इसको भी देखना चाहिए और इसके पीछे समझने का प्रयास करना चाहिए क्या ऐसा कारण होगा, क्योंकि हर सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है, चाहे वो जीएस का प्रश्न हो या चाहे वो करंट अफेयर का प्रश्न हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के करंट अफेयर पूछे गए, तो ये पॉइंट आपको देखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है पास कर दिया। यहाँ पर चर्चा करते हैं। गुजरात विधानसभा ने बहुमत से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूसीसी बिल है उसको पारित किया है। यह बिल शादी, तलाक, विरासत, लिव इन संबंधों को धर्म से अलग एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है या समान कानूनी ढांचे में लेकर आता है, ठीक है। चलिए, जैसे पहले क्या होता था कि हिंदू विवाह के लिए अलग, मुस्लिम विवाह के लिए अलग, तलाक में देखा जाए तो तलाक में भी अलग अलग प्रकार होते थे कि हिंदू रीति से फॉलो हो रहा है, हिंदू लॉ से फॉलो हो रहा है, मुस्लिम लॉ से फॉलो हो रहा है। लेकिन अब सारी चीजों के लिए देखा जाए तो एक प्रकार का कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा और इसके लिए देखा जाए गुजरात राज्य सरकार के द्वारा भी यूसीसी बिल जो है इसको पास कर दिया गया बहुमत के द्वारा। यहाँ पर बात करें, भूपेंद्र पटेल ने यह बिल पेश किया। इसमें राज्य की समिति की अंतिम रिपोर्ट के बाद लाया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके साथ ही गुजरात जो है यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है गुजरात। तो पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड देखा जाए तो यूसीसी का जो बिल था इसने 2024 में ही पारित कर दिया था। यहाँ पर बात करें, इसका उद्देश्य समान नागरिक कानून और कानूनी एकरूपता को स्थापित करना है। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तेलंगाना की इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, यहाँ पर देखा जाए एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार की योजना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खासकर ऐसी योजनाएं जैसे इंदिरम्मा योजना, राजीव गांधी योजना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ये योजनाएं देखा जाए तो कौन सी राज्य सरकार, अब इंदिरा गांधी के नाम पर देखा जाए, जो राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर जो भाजपा शासित राज्य है वहां पर, तो मतलब ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा शासित राज्यों में देखा जाए तो जैसे जो अटल योजना हो गई, दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गई, तो ऐसे ऐसे नाम से वहां पर योजना संचालित होती हैं। लेकिन जैसे इंदिरम्मा योजना हो गई, ठीक है, और उसके बाद में राजीव गांधी के नाम पर योजना हो गई, नेहरू के नाम पर योजना हो गई, ठीक है। तो ये सब योजनाएं देखा जाए जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ऐसी योजनाएं संचालित होती है। तो ये आपके ट्रिक है, मतलब ये एक तरीका है और जरूरी नहीं है कि हर जगह इंप्लीमेंट ही हो, ठीक है। लेकिन जब कुछ नहीं आ रहा है और आपको टिक करना है कि हमको इस आंसर को छोड़ना भी नहीं, टिक करना है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, फिर वहां पर आपको क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने बजट जो है 2026-27 का, इसमें इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है। योजना 2 जून 2026 से लागू हो जाएगी, ठीक है। 2 जून 2026 से। 2 जून का दिन क्यों चुना गया? 2 जून को ही देखा जाए तो तेलंगाना अलग राज्य का दर्जा इसको मिला था। इसके तहत होगा क्या, जो योजना है इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत 1.15 करोड़, यानी कि यहाँ पर देखा जाए 1,15,00,000 परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यह सार्वभौमिक योजना है जो सभी आय वर्ग को कवर करती है
उद्देश्य क्या है उसके पीछे, इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सुरक्षा देना और गरीबी में गिरने से बचाना। यानी कि होता क्या है कि कभी कभी परिवार का मुखिया, जो ऐसा व्यक्ति जो कमाने का एकमात्र जरिया था, अगर वो उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने लगती है और परिवार गरीबी के चपेट में आ जाता है। तो उस चपेट में ना आए और देखा जाए आर्थिक सुरक्षा परिवार को प्रदान की जाए, इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है बजट 2026-27 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 लाख का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा और ये पहल सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी नीतियों को मजबूती प्रदान करता है। आगे देखते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अभी जो फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, देखते हैं किसको घोषित किया गया। यहाँ पर बात करें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा फरवरी 2026 के लिए अरुंधति रेड्डी, ये भारत की हैं, और साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के हैं और अरुंधति रेड्डी जो भारत की हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, अरुंधति रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी कर भारत को 2-1 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं पर देखा जाए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही थी अरुंधति रेड्डी। ठीक है, और साहिबजादा फरहान के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि टी20 क्रिकेट देखा जाए, जो टी20 क्रिकेट है वर्ल्ड कप का, ठीक है, उसमें विराट कोहली के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज था कि एक सत्र के दौरान टी20 सीरीज में, एक संस्करण के दौरान टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज था। अब वो रिकॉर्ड किसके नाम है? साहिबजादा फरहान के नाम है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, उन्होंने 7 मैचों में 383 रन बनाकर टीम को सफलता में अहम योगदान दिया था। हालांकि टीम जो थी इनकी मैच जीत नहीं सकी थी, ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो साहिबजादा फरहान 7 मैचों में 383 रन इन्होंने बनाए थे। आगे देखते हैं, सिक्किम करेगा जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी। यहाँ पर बात करें 14 से 21 नवंबर 2026 के बीच में सिक्किम में देखा जाए तो 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर 19 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये अंडर 19 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन सिक्किम में किया जाएगा और पहली बार है, ठीक है, ये पहली बार है जब सिक्किम में इस स्तर की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है। यानी कि सिक्किम में पहली बार है कि ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आयोजन इसका कौन कर रहा है? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें देश भर के देखा जाए शीर्ष जूनियर खिलाड़ी जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इससे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय खिलाड़ियों के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रासरूट स्पोर्ट डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, दिल्ली में स्मॉग ईटिंग कोटिंग से प्रदूषण नियंत्रण का परीक्षण किया गया है। जो स्मॉग ईटिंग कोटिंग होता है ना, इसके जरिए प्रदूषण नियंत्रण का परीक्षण किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर सड़कों पर फोटो कैटालिटिक स्मॉग ईटिंग कोटिंग का परीक्षण शुरू किया है। इसमें होगा क्या? इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग होता है जो सूर्य की रोशनी में नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों को तोड़ता है। ठीक है, ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है? जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं तथा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन प्रदूषकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है, जिससे जो स्मॉग फैल जाता है ना, कि धुंध फैला हुआ है, तो उसको तोड़ने का काम किया जाता है। यहां पर बात करें, इस प्रक्रिया को फोटो कैटालिटिक कहा जाता है। ठीक है, फोटो कैटालिसिस कहा जाता है, फोटो कैटालिसिस कहा जाता है। यह तकनीकी शहरी प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरल व स्केलेबल समाधान प्रदान करता है। सफल होने पर यह दिल्ली जैसे अधिक ट्रैफिक वाले शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार करने में मदद भी प्रदान करेगा। यानी कि बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? जो वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से ही दिल्ली सरकार आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ये फोटो कैटालिसिस परीक्षण कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एनपीसी बना एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी। यहां पर बात कर लेते हैं, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ठीक है, एनपीसी है, इसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें जो एनपीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल यहां से क्या पूछेगा? सवाल यहां से 2 कथन वाले पूछेगा। ठीक है, पहला कथन रहेगा कि एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट
ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी नियुक्त किया गया है, ये पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन यहां पर रहेगा कि जो एनपीसी है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, कथन तो दोनों सही है, कथन तो दोनों सही है, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसके लिए, जिसने नहीं पढ़ा है अब वो यही पढ़ेगा कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब उसको लगा कि चलो ठीक है, पहला ये सही है। दूसरा अगर वो पढ़ेगा कि इसको देखा जाए जो एनपीसी है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, वो यही सोचेगा कि भैया पर्यावरण मंत्रालय के अधीन अगर उसको एजेंसी नियुक्त किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता होगा, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इसको गलत कर देगा और इसी प्रकार उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, जबकि है क्या, ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, किसके अधीन कार्य करता है, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। नई भूमिका में एनपीसी पर्यावरणीय अनुपालन का ऑडिट, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और परामर्श प्रदान करेगा। देखा जाए तो यह सतत औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देगा। यह कदम पर्यावरणीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और आर्थिक विकास व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन में सहायक भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, यहां पर बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, देखते हैं जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखना है आपको कि पाकिस्तान कौन सा स्थान है, पाकिस्तान का पहला स्थान है। ठीक है, यहां पर बात करें जहां 2013 के बाद से सबसे अधिक आतंकी घटनाएं एवं मौतें दर्ज की गई हैं। इसका मुख्य कारण देखा जाए जो टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन है उनकी जो बढ़ती गतिविधियां हैं उनके कारण देखा जाए तो पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पर है। यहां पर बात करें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का 13वां स्थान है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर आतंकवाद में कमी आई है लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी है। उप सहारा अफ्रीका अब भी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। उप सहारा अफ्रीका जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है उसके अनुसार सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है, तो उप सहारा अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र है। यहां पर बात करें, रिपोर्ट ने आईएसआईएस और युवाओं के कट्टरपंथ में बढ़ते खतरे को भी उजागर किया है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन प्रकृति 2026, अब ये जो प्रकृति 2026 है इसको नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट के तहत प्रकृति 2026 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी कि जो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट आयोजित किया जा रहा था भारत मंडपम में, उसी के तहत देखा जाए तो प्रकृति 2026 सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रकृति 2026 का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य फोकस था कार्बन फाइनेंस, जलवायु कार्रवाई और एनडीसी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, थीम क्या था, यहां पर बात कर ले तो वैश्विक साझेदारी और डिजिटल समाधान के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना इसका मुख्य थीम था। प्रमुख पहल यहां पर बात करें तो इंडिया कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया जिससे कार्बन ट्रेडिंग सुव्यवस्थित हो सकेगा। और देखा जाए तो यह सम्मेलन पारदर्शिता, स्वच्छ तकनीकी, निवेश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। आगे बात करते हैं गोटेक 2026। अब ये जो गोटेक 2026 प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 20 से 23 मार्च 2026 तक पुणे महाराष्ट्र में गोटेक 2026 का आयोजन किया गया। आयोजन यहां पर देखें तो महाराष्ट्र गो सेवा आयोग और ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महाराष्ट्र गो सेवा आयोग और ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था स्वदेशी गायों, जो स्वदेशी गाय है उन पर आधारित कृषि व उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, साथ ही साथ फोकस क्षेत्र क्या था, जैविक खेती, जैव उर्वरक एवं पर्यावरणीय अनुकूल नवाचार पर मुख्य फोकस किया गया। इस दौरान यह आयोजन पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी के समन्वय को बढ़ावा भी देता है। यहाँ पर बात करें साथ ही साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समर्थन भी देता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये गोटेक 2026 प्रदर्शनी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये जाने रहिएगा, महाराष्ट्र गो सेवा आयोग और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के द्वारा।
आगे देखते हैं, कर्नाटक की जिम्मेदार डिजिटल उपयोग ड्राफ्ट नीति के बारे में चर्चा करें। कर्नाटक सरकार ने छात्रों में बढ़ते स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव को देखते हुए डिजिटल उपयोग पर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। सिफारिशें क्या की गई है, यहां पर देखा जाए इस जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पॉलिसी में क्या सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन हेतु स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटा प्रतिदिन होना चाहिए। यानी कि पढ़ने के अलावा बच्चे के पास सिर्फ 1 घंटा प्रतिदिन का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, जिसमें वो रील्स वगैरह जो भी देख रहे हैं वो देखें। ठीक है, सोने से 1 घंटे पहले तक स्क्रीन को बंद करना है, ये ड्राफ्ट नीति में कहा गया है। यहां पर बात करें चाइल्ड प्लान, सीमित इंटरनेट, शाम 7 बजे के बाद डेटा बंद जैसे प्रावधान भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। ये नीति निम्हांस, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है। यहाँ पर देखें तो स्कूलों में डिजिटल वेलबींग, सुरक्षा सेवा, टेक फ्री पीरियड और काउंसलिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मोबाइल की लत मानसिक स्वास्थ्य समस्या और पढ़ाई पर असर को कम करना है। यानी कि देखा जाए जो मोबाइल की लत होती है ये पढ़ाई पर भी पढ़ाई पर दुष्प्रभाव डालती है, जो छात्रों की याद करने की क्षमता होती है। ठीक है, और आप में से ही बहुत से लोग होंगे, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को बहुत से लोग होंगे जो पूरा देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो वीडियो देखना स्टार्ट किया देखते देखते स्किप करके चले गए, रील देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो रील की आदत दिमाग में बैठ गई है और वो एक झटके में जाएगी नहीं। बॉडी को साथ, जैसे आप बॉडी डिटॉक्स करते हैं ना, वैसे भी आपके दिमाग को डिटॉक्स की ज़रूरत है। और बहुत से यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे रील डिटॉक्स के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, मिलियन में उनके व्यू गए हैं, और लोग वहाँ पे जाके फिर पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, और देखा जाए सारी चीज़ें वहाँ पे अपनी जो दुख हैं वो लिखते हैं, समस्याएं लिखते हैं, लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रील्स जो है वो बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा चलते चलते। जल महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना था। तीसरा है इसमें केवल सरकारी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया और इसका आयोजन पूरे 1 वर्ष किया गया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित करने का मुख्य कारण क्या था? घरेलू ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट, प्राकृतिक आपदा या नवीकरणीय ऊर्जा की कमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निवेश मित्र 3.0 पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इससे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया। दूसरा कथन कह रहा है इसमें केवल मैनुअल प्रक्रियाएं सम्मिलित है। तीसरा कथन कह रहा है इसमें एआई आधारित चैटबॉट और रियल टाइम अलर्ट सम्मिलित है। चौथा कह रहा है इसका उद्देश्य केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है, इसका संबंध डब्ल्यूएचओ से है। यह डब्ल्यूएमओ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2026 में इसका थीम था सेव क्लाइमेट नाउ। अंतिम सवाल है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से। यहां पर देखा जाए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत पहले स्थान पर रहा, पाकिस्तान पहले स्थान पर रहा, आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और उप सहारा अफ्रीका प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों के उत्तर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इन 5 सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए एक सूचना भी है। सूचना ये है कि जो आपकी करंट की क्लास चल रही है प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, ठीक है, 7:30 बजे, आज तारीख है 27, आपकी क्लास 28 से 1 अप्रैल तक व्यक्तिगत कारणों से देखा जाए तो मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, जिस कारण आपकी क्लास जो है ये 28 से लेकर 1 अप्रैल तक बंद रहेगी। जब हम 2 अप्रैल को आपसे वापस मिलेंगे तो 28, 29, 30, 31 के करंट अफेयर, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर जो आपका बचा हुआ है वो भी आपको पूरे महीने का, जो मार्च महीने का कंपाइल वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और 4 से 5 तारीख तक पूरे महीने का कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अप्रैल महीने से देखा जाए तो एक भी दिन बिना स्किप किए हुए, ठीक है, जो अप्रैल का महीना रहेगा, क्योंकि अब परीक्षाएं धीरे धीरे, जैसे ये है कि दिसंबर में एग्जाम है, देखा जाए तो 3 महीने बीत चुके हैं और अप्रैल से ही लगातार आपकी क्लासेस अनावरत रूप से चलती रहेंगी, चाहे वो करंट की हो, सीए की हो, या जो अन्य स्पेशल क्लासेस हैं वो भी आपकी संचालित होती रहेंगी, जिससे आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस का हो, या
जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर आप देने जा रहे हैं उसके लिए हो या अन्य परीक्षाओं के लिए, महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। अप्रैल महीने से स्टार्ट किया जाएगा उन पर। तब तक के लिए देखा जाए इस क्लास के माध्यम से मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं 4-5 दिन का जो अवकाश है उस ब्रेक में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फिर मुलाकात होती है 1 तारीख को 2 तारीख को मिलते हैं। 2 तारीख की शाम को 7:30 बजे जो वीडियो क्लास होगी उससे मुलाकात होगी आपसे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।